चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th का। ठीक है ना। बहुत ही छोटा पार्ट है आपका लीनियर इक्वेशन का और बहुत आसान है। मतलब जस्ट आप इंट्रोडक्शन ही मेरा समझ पाओगे अगर, तो पूरा इंट्रोडक्शन से ही आप क्लास का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। तो इंट्रोडक्शन क्या है उसको समझो पहले। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। आप जो पिछले क्लास में पढ़े हो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े हो और उसको सॉल्व कर करके आप x का वैल्यू निकाले भी हो। कहोगे कैसे? तो हम कहेंगे कभी इस इक्वेशन को सॉल्व किए हो, x + 2 = 3, 2x - 3 = 4। बोलो, कभी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो? किए हो। इसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और अभी अभी आप पोलिनोमियल चैप्टर भी पढ़ के आ रहे हो। पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोग लीनियर पोलिनोमियल का नाम सुने थे, याद है आपको? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो उसमें बोला जाता था कि x का जो पावर है वो डिसाइड करता है कि वो पोलिनोमियल लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। जैसे कि अगर x में मतलब पोलिनोमियल की बात किया जाए तो वो RHS नहीं होता था, केवल LHS होता था। मतलब इस तरह का इक्वेशन 2x + 3 हो गया, 5x² + 2x + 3 हो गया, या 3x³ + 7x + 8 हो गया। इस तरह से, तो इस तरह से ये होता था लीनियर पोलिनोमियल। याद है लीनियर पोलिनोमियल? इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते थे। तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हो गया कि x का डिग्री 1 जो भी वेरिएबल होगा। जैसे लीनियर में हम लोग वेरिएबल ज़्यादा भी हो तो भी हम पढ़े थे, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल होगा, बस ये 2 वेरिएबल में होगा। लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन लीनियर है। काहे कि x और y का डिग्री 1 है। तो ऐसा अब लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन में बदलेगा तो क्या होगा कि बस एक RHS भी हो जाएगा, एक LHS भी हो जाएगा। मतलब आप इसमें बराबर 0 कर दो तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाने लगेगा। ये क्यूबिक पोलिनोमियल कहला रहा है, अगर इसमें बराबर 0 कर दो तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। या बराबर आप 0 नहीं करके बराबर 7 भी कर सकते हो, बराबर 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम LHS में खींच के 0 कर सकते हैं। जैसे हम इसी को LHS में खींचेंगे तो ये 5x² + 2x और -4 = 0 हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि 7 आएगा तो 3 में से घटेगा तो -4 बचेगा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि पोलिनोमियल में और इक्वेशन में अंतर बस इतना का होता है कि इक्वेशन में LHS RHS दोनों दिखता है, पोलिनोमियल में केवल एक ही होता है LHS। आप कह सकते हो वो एक टर्म होता है, वो LHS RHS कब डिसाइड तो तब न करोगे जब बराबर होगा, और बराबर पे खड़ा होकर LHS RHS डिसाइड करोगे। लेकिन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह दोगे कि बराबर इसमें नहीं होता है, इक्वेशन में बराबर होता है। तो लीनियर इक्वेशन तब कहेंगे जब वेरिएबल का पावर क्या हो, 1 हो। कांस्टेंट कुछ भी हो चलेगा, √2 भी हो चलेगा, √2x + 3y = 5। अब बताओ, अगर x और y दोनों आ गया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। x और y केवल रहेगा, x भी केवल रहेगा तो हम मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि इसमें x ही वेरिएबल है, केवल y वेरिएबल नहीं है। लेकिन क्या आप जरा बताएं, आप हमें √x + √y + 7 = 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बोलिए, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बोलो, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में x का पावर 1 नहीं है। अब x का पावर 1/2 है, y का पावर 1/2 है। आपको बताए थे एक्सपोनेंट जब पढ़ा रहे थे हम कि कैसे रूट को, साइन को बदला जाता है। तो ये x और y का पावर हमको होल नंबर चाहिए होता है,
जो होल नंबर नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल का यही डिफिनीशन है कि वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो 1/2 होल नंबर थोड़ी है। तो क्या लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने, जब समझ गए? अब ये बताओ तो 5x - 3y - 5 बराबर 0, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? दो वेरिएबल में कि एक वेरिएबल में? ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? कितने वेरिएबल में? 3 वेरिएबल में, क्योंकि x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, z भी वेरी कर रहा है। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? एक वेरिएबल में, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें केवल एलएचएस कह सकते हो है। बात समझ गए? चलो, अब ये बात समझ गए तो अब हम लोग आते हैं और आपको बताते हैं इसमें आगे का। इसमें आपको थोड़ा सा समझिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c बराबर 0, जिसमें a किसको बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ x को। b किसको बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ y को। और c किसे बोला जाता है? कांस्टेंट टर्म को। x वेरिएबल माना है और y वेरिएबल माना गया है, तो x का पावर 1 y का पावर 1 होगा। और एक बात याद रखिएगा, इस बात में बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब RHS 0 होता है ना, तभी आप a b या c लिखते हो। कभी कभी हम बोलेंगे कि बताओ इस इक्वेशन में 2x - 3y और बराबर 8 है, इसमें तुम हमको a का वैल्यू बताओ, क्या होगा? 2 होगा। b का वैल्यू क्या होगा? -3 होगा। अब c का वैल्यू अगर तुम 8 बोल दिए तो गलत बोल दिए, नहीं, वो 0 भी नहीं होगा। जब हम a और b और c को लिखे हैं, इक्वेशन को पहचानिए, तो वो ax + by + c बराबर 0 है, माने RHS में 0 है। तो आपको इस इक्वेशन में भी यही करना होगा कि RHS पहले 0 बनाइए। तो 2x - 3y और -8 बराबर 0। जब RHS 0 हो जाएगा तब आप कोफिशिएंट ऑफ x को a बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y को b बोल सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म को c बोल सकते हैं। मतलब ये 2 होगा, ये -3 होगा, ये -8 होगा। बात समझ गया कि नहीं? बोलो। तो इसमें एग्जाम्पल्स में तो ऐसा ही कुछ है, वैसे देखते हैं। अच्छा, हमको एक और बात बताओ कि इसमें a b और c का वैल्यू ये बताए। अगर ये एक लड़का क्या करता कि सर RHS ही ना 0 बनाना है, आप 8 को उधर से इधर लाए थे सर, आप ये मत करिए, आप इस 2x और 3y को ही उधर भेज दीजिए। कर सकता है कि नहीं? ये काम कर सकता है ना? बोलो। तो अगर वो LHS में से सारे टर्म को RHS में भेजेगा तो LHS बच गया 0। तो ये 2x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2x। ये 3y - 3y उधर जाएगा तो +3y। और पहले से उधर +8 है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो बराबर के उधर था, वो है। अब हम कह सकते हैं फर्दर कि दिस इज -2x + 3y + 8 बराबर 0। इसको हम उधर और इसको इधर लिख सकते हैं कि नहीं? अब a का वैल्यू बदल गया कि नहीं बदल गया? बोलो। पहले a का वैल्यू 2 था, अब a का वैल्यू -2 है। पहले b का वैल्यू -3 था, अब b का वैल्यू 3 है। पहले c का वैल्यू -8 था, अब c का वैल्यू 8 है। बोलो।
सही है? तो कौन सा आंसर सही है, ये वाला कि वो वाला, कि दोनों? दोनों सही है। दोनों में से किसी को गलती नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये काम करोगे तो गलती माना जाएगा। अब कहोगे कि सर कौन सा काम? हम कहेंगे ना कि एक बार इस तरह से इक्वेशन कर दो, इसमें से ए बताओ, इसमें से बी बताओ, इसमें से सी बताओ। मतलब आप कहो कि सर ए बराबर 2 है, आप बी बराबर उधर से देख के बताओ, बी बराबर 3 बताओ, सी बराबर 8 बताओ, तो ये गलत है। क्योंकि जब ए 2 है तो बी का वैल्यू -3 है और सी का वैल्यू -8 है, जबकि आधा काम उधर से कर रहे हो आप, आधा काम इधर से कर रहे हो। ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप ए बी सी बताएं तो इस इक्वेशन का तीनों बताएं, और अगर आप ए बी सी बताएं तो इसी इक्वेशन का आप ए बी सी बताएं। तो बस ए बी सी में अंतर होगा तो माइनस प्लस का, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे ए का वैल्यू अगर 2 है तो उसमें -2 हुआ होगा, इसमें बी का वैल्यू -3 है तो उसमें +3 हुआ होगा, इसमें सी का वैल्यू -8 है तो उसमें +8 हुआ होगा। बात समझ गए? दोनों आंसर सही है, आप कोई भी लिख सकते हो। बस ये एक्सरसाइज 3.1 तुम्हारा इसी पे बेस्ड है, वो ख़त्म भी हो गया। और एक बात बता दें कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो लाइन का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है? एक स्ट्रेट लाइन का। वो शायद एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस किया गया है, सॉरी 4.2 में डिस्कस किया गया है। तो 4.1 में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं पहले, जो एक्सरसाइज है आपका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखो, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसमें x और y 2 अननोन होता है। बाकी सब तो तुम जानते ही हो। ये जो इक्वेशन तुम देखते हो 2x + 3y - 7 = 0, इस इक्वेशन में क्या होता है? इस इक्वेशन में x और y वेरिएबल माना जाता है, मतलब उसके वैल्यूज़ को आप नहीं जानते हो। 2 को जानते हो, 3 को जानते हो कि 3 क्या होता है, -7 को भी जानते हो। तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग अब एक लैंग्वेज वाले वर्ड वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब इस पूरे लैंग्वेज का मतलब, इस पूरे जो लैंग्वेज का मतलब है उसको हम एक इस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब एक इक्वेशन जो है वो हमारे इस वर्ड को बता देगा बस। मतलब दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और ये जो इक्वेशन बनेगा दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम का। तो इसको कैसे करें? तो यहाँ पे देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। मान लो हमारे हाथ में एक नोटबुक है, ठीक है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। और मेरे हाथ में एक पेन है, मान के चलो, कोई भी पेन। तो ये मान लो पेन है, चलो ये इसी को मान लो पेन है। अब इस पेन से इस नोटबुक का दाम जो है वो डबल है। इस चीज़ को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का में बदलिए। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि आप ना पेन का कीमत जानते हैं और ना ही आप बुक का कीमत जानते हैं। जानते हैं क्या? बस इतना पता है आपको कि पेन अगर 5 रुपये का होगा ना तब बुक 10 रुपये का होगा, क्योंकि उसके डबल का है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन अगर 5,000 का होगा तो नोटबुक 10,000 का होगा। पेन अगर 10 रुपया का होगा तो बुक आपका 20 रुपया का होगा। तो भैया आप जानते थोड़ी हो कि कितना का पेन है और कितना ये अगर ये हमको पता चल जाए कि पेन कितना का है तो नोटबुक का बता देंगे कि नहीं? बता देंगे ना। तो यहाँ पे हमको दोनों का कीमत नहीं मालूम है, इसीलिए हम लेट करेंगे पहले पेन का। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, द कॉस्ट ऑफ पेन बी x रुपीस। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ऐसे कहो कि मतलब इसमें 2 वेरिएबल को यूज करना है ना। तो मान लो कि हमको पेन का x मालूम है एंड द कॉस्ट ऑफ
नोटबुक बी वाई रुपीज़। अब ज़रा सोचो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर आप इसको x रुपया माने हो और इसको y रुपया माने हो, तो ये क्या है इक्वेशन कि जो नोटबुक का दाम है y, वो हमारे पेन के कीमत का डबल है, मतलब बराबर है। माने पेन के कीमत में अगर दुगना कर दो तो वो नोटबुक के कीमत के बराबर हो जाएगा। बोलो, बस यही मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया और यही आपका आंसर हो गया। ये भी लिख सकते हो या y को उधर भेज दो, 2x माइनस वाई बराबर 0 कर दो, या 2x को ही इधर लेके आ जाओ, 2x माइनस वाई बराबर 0 का y माइनस एक्स बराबर 0 कह दो। क्या बोल रहे हैं, y माइनस 2x ना होगा, y तो पहले से इधर है, 2x इधर आएगा तो माइनस 2x। ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर लिख सकते हो। वो ऑल विल बी करेक्ट। क्लियर हो गया? बस अगर आदमी को ये मालूम होगा कि 100 रुपया अगर पेन का दाम है तो वो समझ लेगा कि y तो डबल है उसका, मतलब जो नोटबुक का कीमत y था वो पेन का डबल था। समझ गए? अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट बना लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, जितने भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी आपका लीनियर इक्वेशन बोर्ड पे लिखा गया है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब RHS आपको 0 कर देना है लीनियर इक्वेशन का। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसे कर दें। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन ईच केस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या आपको RHS 0 दिखाई दे रहा है? बराबर को उधर 9.35 बार है और बार के मतलब बताए थे आपको 5 रिपीट कर रहा होगा। बहुत बढ़िया से पढ़े हम लोग, पोलिनोमियल में पढ़े ना। तो सबसे पहले RHS 0 नहीं है तो नियम के अनुसार हम RHS को हटाएंगे। तो RHS अगर प्लस में 9.35 बार है तो LHS में आके माइनस 9.35 बार बनेगा। तो यहाँ से अब बराबर के उधर 0 हो गया। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गया, माने बराबर 0 बस नज़र आना चाहिए। अब a किसको बोला जाता है? तो x के बगल में जो लगा है उसे a बोला जा रहा है, मतलब a2 होगा। b किसे बोला जा रहा है? y के जो बगल में लगा हुआ है, तो y के बगल में +3 लगा हुआ है। और c किसे बोला जा रहा है? कांस्टेंट टर्म को। तो c हमारा माइनस के साथ बोलेंगे, प्लस के साथ मत बोल देना। ये चीज़, क्या ये बात समझ में आ गई? अब दूसरा इक्वेशन में बच्चों को डर लगता है कि साला हम b का वैल्यू का बताए, तो ये सोचो कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x 1 इंटू एक्स माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 इंटू एक्स माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं। x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हो आप? 1। x के कोफिशिएंट को आप a बोलते हो तो a का वैल्यू 1 हो गया। y के कोफिशिएंट को b बोलते हो तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? माइनस 1/5 बोलना, 1/5 नहीं। तो ये माइनस 1/5 हो गया और c हो गया आपका माइनस 10। क्या कोई तकलीफ है समझने में? बोलिए। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब तीसरा क्वेश्चन देखो। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब अगला बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा है -2x प्लस 3y और बराबर के उधर 6 था। तो क्या हम बराबर के इधर खींच सकते हैं?
नियम के अनुसार +6 है तो -6 बराबर 0। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 और c का वैल्यू हमारा -6। क्योंकि ABC पहचानी है, x के बगल में जो लगा रहता है, माने x के कोफिशिएंट को हम लोग a कहते हैं, y के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। अब आ जाइए, मान लीजिए आप चौथा क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन में है x बराबर 3y। तो सबसे पहले RHS 0 करना है, तो हम 3y को इधर लेके आ जाते हैं या x को उधर लेके चले जाते हैं, कोई भी एक कर लो। अब RHS 0 हो गया। अब RHS 0 हो गया तो इसमें a दिख रहा है, b दिख रहा है, माने x का टर्म दिख रहा है, y का टर्म दिख रहा है, कांस्टेंट नहीं दिख रहा है RHS 0 होने के बावजूद भी। तो बना लेंगे, 1 इंटू एक्स लिख देंगे, -3 इंटू वाई लिख देंगे, अब +0 बराबर 0 लिख देंगे। 0 जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -3 और c का वैल्यू हो जाएगा 0। बात समझे? यही सारे क्वेश्चन में आप इसमें अगर a का वैल्यू माने सब में माइनस से गुना कर दो, a में भी, b में भी, c में भी, वो भी आपका आंसर है। क्योंकि आप इस पूरी क्वांटिटी को बराबर के उधर भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो जब बराबर के उधर ट्रांसफ़र करोगे तो यही पहला क्वेश्चन का आंसर जो a 2, b 3 और c -9.35 आया है, इस दोनों जब उधर जाएगा तो x का कोफिशिएंट अब -2 बन जाएगा, क्योंकि वो +2x है तो -2x बनेगा। तो सारे क्वेश्चन का जो आंसर है एक और भी हो सकता है, जितना भी प्लस है उसे माइनस कर दो, जितना भी माइनस है उसे प्लस कर दो। समझे कि नहीं? ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपको। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, ये इसमें आप RHS को LHS में खींचो तो -5y है तो +5y हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म मौजूद ही नहीं है तो +0 कर लो बराबर 0। अब a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0। छठा नंबर क्वेश्चन, 3x है, y का टर्म नहीं है इसमें, RHS तो 0 है ये है। तो आप क्या कर लो, 3x + 0 इंटू वाई +2 बराबर 0। क्योंकि 0 इंटू वाई लिखने से भी क्या होगा, y रहेगा नहीं। अभी भी ये तो गायब ही है ना, 3x + 2 ही है, लेकिन इससे हमको x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को पहचानने में सहूलियत हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। ये हो गया। अब आ गया हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में x का टर्म मिसिंग है, RHS तो 0 है ये है, RHS तो 0 है ये है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, x के कोफिशिएंट को 0 लिख देंगे, क्योंकि x का हाइये नहीं है टर्म। तो y -2 बराबर 0 को हम ऐसे लिखेंगे, 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 इंटू एक्स करने से 0 ही हो जाएगा, +1 इंटू वाई, क्योंकि y का टर्म था, और -2 = 0, -2 = 0। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, 0 हो गया, b हमारा 1 हो गया और c हमारा -2 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है और वो है 5 बराबर 2x। आप उधर से इधर भी ला सकते हैं, इधर से उधर भी ला सकते हैं, दोनों आंसर मान्य होगा। आपके बुक में आंसर हो सकता है वेरी कर जाए, लेकिन दोनों सही है। इधर कर दिए। अब यहाँ पे पहले अरेंजिंग करते हैं, x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो आप -2x को पहले लिख लो, फिर आप +5 को लिख लो। एक काम करो कि इसमें y का टर्म नहीं है तो x के बाद y आना चाहिए, तो वो बना लो, -2x + 0 इंटू वाई, अब +5 बराबर 0। तो यहाँ से आप x को कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट -2, b आपका 0 और c आपका 5। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए।